हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रखो। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ई एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पर। आज का पार्ट 7 रहेगा और इसमें भी हम काफ़ी सारे प्रश्नों को आज हल करेंगे। ऐसे ही आगे अन्य वीडियोस में पूरे सिलेबस को हम प्रश्नों के माध्यम से कवर कर लेंगे और इस प्रकार से एक बेहद अच्छे प्रश्नों का संग्रह आप तक रहेगा। ठीक है, एक अच्छे प्रश्नों का कंटेंट जो है वो आप तक पहुंच पाएगा, जो रिवीजन के लिहाज से बेहद सही रहेगा और आपकी जो तैयारी है उसको मजबूत करने के लिए भी सहायक सिद्ध होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी कर। तो ये आज की जो क्लास रहेगी वो क्लास नंबर 7 है। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति का जो विषय रहेगा, जो टॉपिक रहेगा, उसको कवर करेंगे। ठीक है, और उससे संबंधित सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है आज का कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, क्योंकि जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, कहा भी गया है कि भारत में जो कार्यपालिका है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, और कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, तो ये ध्यान में रखना है कि कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन यह जो है वो नाम मात्र के होते हैं, जबकि वास्तविक जो शक्ति किस में निहित होती है वो प्रधानमंत्री में होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। प्रश्न दूसरा देखते हैं। किस संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति के द्वारा लागू आपातकाल को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? ठीक है, तो ये व्यवस्था की गई 44वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1978 में हुआ था। ठीक है, तो 1978 के 44वें संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था की गई कि जो आपातकाल राष्ट्रपति लगाते हैं, ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इससे पहले यह व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, यानी इससे पहले जो आपातकाल था उस पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन इस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 38वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत ये व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति के द्वारा लागू जो आपातकाल है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करें तो फिलहाल जो 44वां संविधान संशोधन है उसके तहत व्यवस्था को परिवर्तित किया गया और ये कहा गया कि जो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लागू होता है उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है कि क्या आवश्यक योग्यता नहीं है? तो कि वह भारत के किसी भी सदन का सदस्य हो। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सेंटेंस दिया गया है कि अब इसमें ये दिया गया है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। ठीक है, अब किसी भी सदन का सदस्य की बात नहीं है यहाँ पर। जो योग्यता के अंतर्गत आता है वो आता है कि उसे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए वो योग्य होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो यानी किसी भी सदन की बात नहीं आएगी, यहाँ पर आएगी कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो या योग्य वो हो। ठीक है, और ये चीज़ किस में दी गई है? यानी ये जो राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं निर्वाचित होने के लिए, वो दी गई हैं अनुच्छेद 58 में। ठीक है, अनुच्छेद 58 में दी गई हैं, जिसके अंतर्गत जो योग्यताएं हैं उसमें है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु जो है वो पूरी कर चुका हो, लोकसभा का जो सदस्य है वो निर्वाचित होने के लिए अहर्त हो, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, क्योंकि किसी भी सदन की बात नहीं आएगी, यहाँ पर सिर्फ लोकसभा की बात की गई है। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति यदि वह सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है तो वह राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है यहाँ पर कि लाभ का पद कहीं पर भी इसको लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया था लास्ट ईयर यूपीएससी में, एक स्टेटमेंट बना के दिया गया था कि लाभ का पद जो है वो संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, तो ये सही स्टेटमेंट दिया गया था। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को भी याद रखना है कि लाभ का पद कहीं भी संविधान में उल्लेखित या परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक,
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, इसकी कोई सीमा नहीं दी गई है, यानी कितना एज होनी चाहिए, है ना, कि उसके अधिकतम आयु की बात की जा रही है, तो कितनी होनी चाहिए, तो इसकी कोई सीमा का उल्लेख जो है वो नहीं किया गया है। ठीक है, तो याद में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, तो ये भारत की व्यवस्था है ऐसी कि यहाँ पर कोई ऐसी सीमा नहीं दी गई है उससे यह सिद्ध किया जा सके कि राष्ट्रपति के पद की जो अधिकतम निर्वाचित होने की सीमा है वो इतनी है। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पद के लिए कोई भी आयु सीमा या अधिकतम जो सीमा है निर्वाचित होने की वो नहीं दी गई है कि 1 बार या 2 बार या 3 बार 4 बार, जब तक वो होता है निर्वाचित, ठीक है, जब तक वो निर्वाचन के परिणाम स्वरूप वो निर्वाचित होता है तब तक वह राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हो सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत कोई भी जो व्यक्ति राष्ट्रपति है वो अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए हो सकता है। ठीक है, उसके पश्चात वह जो है वो उसके लिए निर्वाचित, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। जैसे वर्तमान में अगर देखें तो ट्रंप है, ट्रंप एक बार कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है। ठीक है, अब दूसरे कार्यकाल के लिए भी वह जो है वो नामांकन कर सकते हैं उस पद के लिए, लेकिन अगर वह इस बार भी विजयी होते हैं तो बनने के पश्चात, ठीक है, राष्ट्रपति के पद के बनने के पश्चात वो अगले तीसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचन नहीं करेंगे। ठीक है, तो लेकिन ऐसी व्यवस्था भारत में नहीं है। भारत में इसके लिए जो कितनी निर्वाचित होने की अधिकतम कितनी बार सीमा है उसके लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देते हैं। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देते हैं, तो ये लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र है वो किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति महोदय को देते हैं तो इसकी सूचना वो किसको देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। अब लोकसभा अध्यक्ष को क्यों, क्योंकि हमने उनकी योग्यताओं में देखा था कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए वो अहिर्त हो। ठीक है, तो ये हमने देखा था, और इसीलिए वो अपनी जो त्यागपत्र की सूचना है वो राष्ट्रपति किसको देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। ठीक है, उनका कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही उनके पद से कौन हटा सकता है, तो संसद के द्वारा उनके पद से उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, और कौन सी कार्यविधि के द्वारा, तो महाभियोग की कार्यविधि के द्वारा उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं महाभियोग को। देखिए, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का जो एकमात्र आधार है वो संविधान का, मतलब कार्यकाल से पूर्व जो आधार है उनके पद से हटाने का वो है कि संविधान का अगर अतिक्रमण करते हैं तो। ठीक है, अब संविधान का अतिक्रमण करने पर क्या होगा कि संसद के किसी भी सदन के द्वारा जो है वो महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, अब महाभियोग लगाने के लिए भी ज़रूरी है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना जो है वो इसके लिए दी जाए, और उस सदन के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर हों जिसने इस प्रक्रिया को शुरू किया है। ठीक, और फिर संसद के जो भी सदन रहेंगे उसमें जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है उसके कितने 2/3 सदस्य जो हैं वो इस पे अपना प्रस्ताव रखेंगे, इसको पास करेंगे 2/3 मत से, अगले सदन में जाएगा। फिर अगले सदन भी जो है वो उनके आरोपों को देखेगा, जांच करेगा। ठीक है, और ऐसी उस जांच में अगर क्या कहते हैं राष्ट्रपति को अपना बचाव प्रस्तुत करना है तो वो पूरी तरीके से कर सकते हैं। ठीक, यानी राष्ट्रपति को अपना बचाव करने की भी अनुमति जो होगी वो रहेगी। ठीक, फिर उसके बाद जो है वो राष्ट्रपति के आरोपों को अगर सिद्ध किया जाता है और ऐसा प्रस्ताव दूसरे सदन से भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, यानी दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है महाभियोग का प्रस्ताव, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो पूरी समझी जाएगी। ठीक, और संपन्न समझे जाने के बाद उसी तिथि से जो राष्ट्रपति हैं वो अपने पद से हटे हुए, यानी उनका पद जो है वो त्याग देंगे महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात।
ठीक है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया थी वो महाभियोग की थी, जिसे अनुच्छेद 61 में यानी 61 में वर्णित किया गया है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें 14 दिन की पूर्व लिखित सूचना दी जाए। ठीक, और किसी भी सदन में इसको शुरू किया जा सकता है, लेकिन 14 दिन की पहले लिखित सूचना देनी आवश्यक होगी। और जिस भी सदन में प्रथमतः इसको पारित किया जा रहा है तो उसके 1/4 सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक, ठीक है, अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो ये इनकी पदावधि से संबंधित प्रश्न है कि 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। तो उसके संबंध में जो अनुच्छेद की बात की गई है कि किस अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 56 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल हस्तांतरीय मत पद्धति के द्वारा होता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित होता है। ठीक है, और निर्वाचन संबंधित जो जितने भी विवाद होंगे तो उनका निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय, ना कि हाई कोर्ट। ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रपति जी के चुनाव का मामला है, तो इससे संबंधित जो भी विवाद होंगे उनका निपटारा कौन करेगा या उनको कौन देखेगा? तो वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा वो समक्ष रखे जाते हैं और वही उनकी देखरेख करते हैं। ठीक, और निर्वाचन मंडल के द्वारा राष्ट्रपति जी का निर्वाचन होता है। अब इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन रहेगा? तो इस निर्वाचन मंडल में आपके दोनों सदनों के, यानी जो लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, प्लस जो विधानसभाएं हैं आपकी, ठीक है, उनके निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक, प्लस जो 2 संघ शासित क्षेत्र हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी, तो उसके निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक चीज़ इसमें यहाँ पर हमें ये याद रखनी है कि जो ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी, इनको सम्मिलित करने की जो व्यवस्था थी वो 70वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी 1992 में। ठीक है, तो 70वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है वो पौंडीचेरी और दिल्ली की जो विधानसभाएं हैं उनको निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। ठीक है, एक बात यहाँ पर देखनी ये भी ज़रूरी है कि जो निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित होता है, मतलब जितने भी जो अखिल भारतीय जो निर्वाचन होते हैं, जो चुनाव होते हैं, जैसे राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का, है ना, तो इन सब के जो मुख्यमंत्री के यानी जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उन सबको कौन कराता है? तो निर्वाचन आयोग कराता है, केंद्र का। लेकिन जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उनको केंद्र सरकार, जो केंद्र का निर्वाचन आयोग होता है वो नहीं कराता। उनको कराने के लिए उत्तरदायी किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्हीं से कई बार स्टेटमेंट से प्रश्न बन जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, किन किन स्थितियों में? मृत्यु में, त्यागपत्र और हटाए जाने की स्थिति में अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो ऐसी स्थिति में उस पद का कार्यभार संभालेंगे भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, और ये व्यवस्था जो है वो किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो ये व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 62 के तहत। ठीक है, यानी अनुच्छेद 62 ये व्यवस्था करता है या ये वर्णित करता है कि जो राष्ट्रपति हैं अगर मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में उनके पद रिक्त होता है तो ऐसी स्थिति में जो उनके पद का कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा संभाला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए कौन भारत की आकस्मिक निधि से, ठीक है, ये हमने कल भी देखा था कि आकस्मिक निधि, अपने इससे पहले वीडियो में भी देखा था कि आकस्मिक निधि से धन निकाल कौन सकते हैं? तो उस पर किसका नियंत्रण होता है? भारत के राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। जबकि संचित निधि से हमें धन का निर्गमन करने के लिए संसद की अनुमति चाहिए होती है। ठीक है, लेकिन जब आकस्मिक निधि की बात आए तो उससे हमें धन निकालने के लिए संसद की आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रपति का नियंत्रण उस पर होता है और राष्ट्रपति की अनुमति की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, इसीलिए जब संचित निधि से धन निकालना मुश्किल हो तो आकस्मिक निधि से धन की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण तो हैं, का भाग तो हैं, लेकिन उनके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। यानी हमको वो बताना है कि वो कौन सा ऐसा भाग है या ऐसा नियम है जो
राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो पार्टिसिपेट करते हैं, उसका भाग तो है, लेकिन जब महाभियोग लगाया जाता है तो उसमें भागीदारी नहीं करते। ठीक है, तो वो है राज्यों की विधानसभाएं। ठीक है, राज्यों की विधानसभाएं महाभियोग में पार्टिसिपेट नहीं करती, सिर्फ संसद के दोनों सदन ही करते हैं, जबकि निर्वाचन में हमने देखा था कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी भागीदारी करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं राष्ट्रपति के कार्य क्या क्या होते हैं। तो लोकसभा के सत्र को बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना, शासकीय और विभिन्न प्रशासकीय जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्तियां करना। ठीक है, तो ये सारे कार्य जो हैं वो किनके हैं? राष्ट्रपति के हैं, ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा। ठीक है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किसकी सिफारिश पर करते हैं? तो ये हमने अभी देखा था कि जो आपातकाल की बात की गई है आर्टिकल 352 के तहत जो है वो इसका वर्णन भी है। ठीक है, कि युद्ध, बहाए और आंतरिक अशांति के संदर्भ में जब आपातकाल लगाया जाता है तो इसकी घोषणा किसकी सिफारिश पर करते हैं? तो मंत्रिपरिषद की लिखित सूचना के आधार पर करते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि 44वें संविधान संशोधन के तहत बहुत सारी व्यवस्था की गई थी। ठीक है, जिसके अंतर्गत एक व्यवस्था ये भी थी कि राष्ट्रपति अगर आपातकाल घोषित करते हैं तो इसके लिए उनको पहले मंत्रिपरिषद की लिखित सूचना चाहिए, तत्पश्चात वो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, तो यह व्यवस्था भी जो है वो संविधान संशोधन 44वें के तहत की गई थी, 1978। ठीक है, आगे देखते हैं वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो वित्त बिल की बात की जा रही है, तो वित्त बिल के लिए जो पूर्व स्वीकृति किसकी चाहिए होती है? तो चाहिए होती है राष्ट्रपति महोदय की। ठीक है, आगे देखते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में कौन से सही हैं? ठीक है, तो अध्यादेश शक्ति की बात हो रही है, तो राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति का जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 123 में किया गया है। ठीक है, और अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद का कोई सदन सत्र में न हो। ठीक है, यानी जब संसद के दोनों सदनों में से जो सत्र है वो न हो और कोई ऐसा विषय अस्तित्व में आ जाए जिस पर तुरंत कानून बनाना आवश्यक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वह कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि कोई भी जो विधेयक है वो दोनों सदनों के पारित हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देते हैं, जिसके पश्चात वह विधेयक अधिनियम बन जाता है, यानी कानून बन जाता है। लेकिन जब ऐसी स्थिति में जब संसद के कोई भी सत्र, दोनों में से कोई भी सत्र ना हो और तब कोई ऐसा विषय आ जाए कि जिस पे तुरंत कानून बनाना आवश्यक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, अध्यादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है जब संसद में केवल एक सदन ही सत्र में हो। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि विधेयक को हमें दोनों सदनों से पारित करना है। ठीक है, और अगर एक सत्र भी, उन दोनों में से अगर एक सदन भी सत्र में नहीं है तो क्या वो विधेयक पारित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए फिर अगर एक सदन भी सत्र में है तो भी जो है वो राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से तुरंत कानून बना सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति 7वीं अनुसूची में उल्लेखित केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची हमने देखा था कि 7वीं अनुसूची में जो है वो तीनों सूचियां हैं। ठीक है, तो उसमें उल्लेखित केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। आगे देखते हैं विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो ये भी किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? तो आर्थिक संकट यानी वित्तीय आपातकाल की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये तो हम जानते हैं कि अभी तक जो है वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा एक भी बार नहीं की गई है, जिसका उल्लेख है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक भी बार नहीं की गई है, जबकि जो आर्टिकल 352 के तहत देखा जाए तो आपातकाल की घोषणा 3 बार की जा चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं राष्ट्रपति की वीटो पावर के संदर्भ में कौन कौन से व्यवस्थाएं हैं। तो वीटो पावर की अगर हम बात करें तो संसद के द्वारा पारित किसी विधेयक पर स्वीकृति देना। ठीक है, तो संसद के
द्वारा पारित किसी विधेयक पर स्वीकृति देना अथवा स्वीकृति रोक कर रखने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है उसको वीटो पावर कहते हैं। किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाना भी इसकी वीटो जो शक्ति है उसमें शामिल है, और इस वीटो शक्ति को क्या बोलते हैं? निलंबनकारी वीटो। ठीक है, देखिए इसका जो अर्थ होता है कि किसी भी विधेयक को कुछ समय के लिए अधिनियम बनने से रोकना होता है, ठीक है, निलंबनकारी वीटो का। और इसमें जो भारत का राष्ट्रपति है वो इसका प्रयोग विधेयक को उसके किसी भी भाग को संसद के पास पुनर्विचार भेज कर जो है वो करता है ना। और यदि यह विधेयक सामान्य बहुमत से पुनः पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए इसमें बाध्य होते हैं। ठीक, और जो जेबी वीटो है वो भी इनकी एक वीटो पावर ही है, जिसमें जो राष्ट्रपति हैं वो संसद द्वारा विधेयक को ना तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं और ना ही उस पर अपनी अनुमति देते हैं और ना ही उस पर इनकार कर सकते हैं। ऐसे में यह विशेषकर राष्ट्रपति के द्वारा तब प्रयोग किया जाता है जब मंत्रिमंडल का पतन शीघ्र होने वाला होता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है जेबी वीटो में कि इस विशेषकर जो शक्ति है उसका प्रयोग तब ज़्यादा किया जाता है जब मंत्रिमंडल का पतन शीघ्र होने वाला होता है। ठीक है, तो इस पर ना वो अपनी अनुमति देते हैं ना उसको पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, तो उसे चुपचाप अपनी मतलब अनिश्चित समय के लिए उसे अपने पास रख लेते हैं। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें कि धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, अगर बात धन विधेयक की हो जाए तो उसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं और उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होते हैं। आत्यांतिक वीटो की शक्ति भी इसमें सम्मिलित है, जिसमें अगर देखा जाए तो विधेयक को पूरी तरीके से अस्वीकृत करके वो इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी अगर धन विधेयक के अतिरिक्त बात की जाए, हमने क्योंकि देखा ना यहाँ पर कि धन विधेयक के संदर्भ में तो उन्हें अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है, लेकिन इसके अतिरिक्त विधेयक की बात की जाए तो आत्यांतिक वीटो की शक्ति का प्रयोग वह विधेयक को पूरी तरीके से अस्वीकृत करके करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? तो अधिक से अधिक वह 6 सप्ताह तक प्रभावी रह सकता है। ये समय सीमा याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग किस प्रकार के दंड में कर सकता है? तो मृत्यु दंड में कर सकता है, सैनिक अदालत के द्वारा दिए गए जो दंड है उसमें कर सकता है, और ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर कर सकता है जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों। ठीक है, तो इन तीनों मामलों में राष्ट्रपति अपने क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, और जो क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति महोदय की वो अनुच्छेद 72 में यानी अनुच्छेद 72 में जो है वो वर्णित है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कि किस प्रकार के दंड में वह दे सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की जो संघीय मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य है, और इसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसीलिए कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है, जबकि जो वास्तविक शक्ति का स्रोत या केंद्र है वो कौन है? वो मंत्रिपरिषद है, जिसका प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद में रिक्ति की व्यवस्था की गई है? इसको हम डिटेल में भी देख चुके हैं कि अनुच्छेद 62 में। ठीक है, अब किस किस कारण से पद में रिक्ति हो सकती है? तो अगर उनका कार्यकाल पूरा हो जाए यानी 5 वर्ष की जो पदावधि है वो पूरी समाप्त हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, पद त्यागने पर, महाभियोग के द्वारा, या राष्ट्रपति के रूप में जो निर्वाचन है उसको अवैध घोषित कर दिया जाए। तो इन सारी स्थितियों में जो है वो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, और ये व्यवस्था दी गई है अनुच्छेद 62 में। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि इसमें एक चीज़ थोड़ा सा और हमें देखनी है कि जब पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से भिन्न कोई कारण होता है, यानी जब मृत्यु और या त्यागपत्र ये दोनों जैसी स्थिति होती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो उत्पन्न होने वाली रिक्ति है उस दिशा में यथाशीघ्र या फिर प्रत्येक दिशा में 6 माह के भीतर निर्वाचन करा लिया जाता है। ऐसी रिक्ति होने पर उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या उनके न होने पर भी जो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनके रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने से पूर्व, ठीक है, राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ धारण करने की जो व्यवस्था है वो किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यानी शपथ ग्रहण की बात जो की गई है वो अनुच्छेद 60 में की गई है। ठीक है, किस में की गई है? अनुच्छेद 60 में की गई है। इसके अनुसार जो राष्ट्रपति हैं वो अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं यानी जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं,
उनके समक्ष या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनके समक्ष शपथ लेते हैं और उस पर अपना हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है, अपने पद ग्रहण करने से पूर्व। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि जो शपथ ग्रहण या पद ग्रहण की व्यवस्था है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता। कब नहीं होता? यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है, यानी विधान परिषद का सदस्य है, तब वह पात्र नहीं होता है मतदान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो का प्रयोग किया था वो कौन सा मामला था? तो वो था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है। ठीक है, लोअर पीसीएस में तो बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो इसे ध्यान में रखना है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। एक प्रश्न और बनता है कि जेबी वीटो का प्रयोग मतलब किसके द्वारा किया गया था? तो ज्ञानी जैल सिंह जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, वही उसी की बात हो रही है ये। आगे देखते हैं, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? तो लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति। और अगर राज्यों की बात की जाए तो वो करते हैं राज्यपाल। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो संवैधानिक आधार है वो किसको है? तो वह संवैधानिक आधार है राष्ट्रपति जी को। ठीक है, यानी राष्ट्रपति जी ही ये डिसाइड करेंगे कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए या नहीं। ठीक है, हालांकि यह कार्य भी वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं, लेकिन अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो ये अधिकार जो है वो राष्ट्रपति महोदय जी का ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने राष्ट्रपति जी से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे उनको देखा है, और आगे भी हम अपने पूरे सिलेबस को ऐसे ही प्रश्नों के माध्यम से पूरा करेंगे। ठीक है, ताकि एक बेहद अच्छा प्रश्नों का संग्रह आपका परीक्षा से पहले तैयार हो जाए। और अगर हालांकि बहुत बार पॉलिटी हम पढ़ चुके होते हैं, लेकिन बस एक रिवीजन के तौर पर हम इसको देख रहे हैं और एक प्रश्नों के संग्रह के तौर पर देख रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो सके, आपकी प्रैक्टिस हो सके, और जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको पूरी तरीके से आप एक बार रिवाइज़ कर सकें। ठीक है, तो बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, बाकी आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और जल्द ही जो है वो परीक्षाएँ निश्चित होना है। मतलब भले ही परीक्षाएं जो हैं वो पोस्टपोन हो रही हैं, ठीक है, अभी की स्थिति को देखते हुए, लेकिन निश्चित ही परीक्षाएं अवश्य होनी है, चाहे भले ही कुछ समय के पश्चात। तो इसीलिए जो है वो अपनी तैयारी जारी रखिए और रिवीजन जारी रखिए, प्रैक्टिस जारी रखिए, क्योंकि जल्द ही जो है वो परीक्षाएं शुरू होंगी पुनः। ठीक है, बाकी का आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।